आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण से अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गत 2 वीडियो इस पाठ पर आधारित आ चुके हैं। उन अध्यायों को गौर से देखिए और उसके उपरांत मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल कीजिए। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। शुरू कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न है, उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। बड़ा आसान सवाल। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। नोट कर लीजिए, महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका, जहां पर हमने चर्चा की थी अमेजन बेसिन की, विश्व की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं या उगाते हैं? तो हमने बात की थी कृषि के अंतर्गत इनका जो मुख्य आहार क्या है? मैनियोक है, जो कैसा होता है? आलू की तरह होता है, शकरकंदी की तरह होता है। जिसको ये उपजाते हैं उसको कसावा भी कहा जाता है, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा कुछ नकदी फसलें भी तैयार करते हैं, जैसे कॉफी, मक्का एवं कोका जैसी नकदी फसलें यहां उगाई जाती हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। अगला सवाल, अमेजन के वर्षा वन में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? वर्षा वनों में प्राणी जात, वनस्पति जात बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो पक्षियों के बारे में टूकन का नाम आता है। आपको चित्र दिखाया था, लंबी चोंच वाला रंगीन पक्षी नजर आते हैं यहाँ पर। नोट कीजिए, टूकन, गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षीत वाले पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं अमेजन बेसिन में। अगला सवाल, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? बड़ा आसान सवाल है। गंगा बेसिन की हमने चर्चा की थी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के पूछे गए। तो गंगा नदी के किनारे पर वाराणसी बड़ा प्रसिद्ध है, और प्रयागराज जो इलाहाबाद का ही नाम है, वर्तमान में इसको प्रयागराज कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? काफी प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में मौजूद है, और वहां पर एक सींग वाला गैंडा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इंग्लिश में गैंडे को राइनासोरस कहा जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है? असम में मौजूद है। क्लियर? अगला सवाल, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। बड़े आसान सवाल है। पहला देखते हैं, इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? संचार के साधनों पे बात करेंगे तो बड़ा आसान है। पक्षी, पशु और फसलें, ये संचार के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। सूचना प्रेषित करने के लिए हम पक्षियों का इस्तेमाल हमने पढ़ा है। पशुओं के माध्यम से घुड़सवार उस पर बैठकर सूचनाओं को प्रेषित किया करते थे, परंतु फसलों के माध्यम से हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नहीं है, फसलें नहीं है। अगला सवाल, मैनियोक कहाँ का मुख्य भोजन है? अभी हमने बात किया था, मैनियोक जो है शकरकंदी की तरह, आलू की तरह होता है, कसाव भी कहा जाता है, अमेजन बेसिन में उगाया जाता है। कहाँ का है? अमेजन। सही उत्तर अमेजन, टिक कर लीजिए। अगला सवाल, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत आसान सवाल है, हुगली नदी के तट पर। टिक लगा लीजिए। हुगली नदी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। एक पतन भी है प्रसिद्ध। अगला सवाल, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? बात की थी, देवदार और फर शंकुधारी वनों के अंतर्गत आते हैं, और यहां से सॉफ्ट वुड यानी कि नरम काष्ठ प्राप्त होता है, जो लुगदी, माचिस के डब्बे बनाने में काम में आता है। सही उत्तर शंकुधारी वन। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं? डेल्टा
प्रदेशों में। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र बताया था, मैनग्रोव वन बताए थे आपको, और वहीं पर जो वन्य जीव में सबसे प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर। सही उत्तर 2 नंबर, डेल्टा क्षेत्रों में। क्लियर। अगला सवाल, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने का सवाल बड़ा रोचक है, कभी गलत नहीं होता है, बशर्ते डिटेल में आपने चीज को पढ़ा हो तो। देखते हैं पहला, सूती कपड़े, फिर है मलोका, पिरान्या, रेशम कीट, काजीरंगा। सूती कपड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? वाराणसी के। मलोका आप लिखिए, मलोका एक प्रकार का मकान है जो ढालू छत का होता है, अमेजन के लोग बनाते हैं। पिरान्या, पिरान्या एक प्रकार की मछली है जिसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है, और विशेष रूप से अर्जेंटीना से कोलंबिया तक की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें भी पिरान्या कहा जाता है। परंतु यहां सही उत्तर, पिरान्या एक मछली का प्रकार है जिसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। रेशम कीट की हमने बात की थी, रेशम कीट से सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन किया जाता है, बिहार में प्रसिद्ध बताया आपको। अगला, काजीरंगा, अकेला बच गया काजीरंगा, मिलान कर दीजिए। असम के राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा वहां का प्रसिद्ध है। सही उत्तर देखिए, लिख लीजिए, सूती कपड़े वाराणसी के, मलोका ढालू छत, पिरान्या मछली बताइए, रेशम कीट पालन, काजीरंगा असम का। आगे चलते हैं, अगला सवाल, प्रश्न 4, कारण बताओ। देखते हैं पहला सवाल, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। बहुत सोचने का विषय है कि वर्षा वन, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, अमेजन के जंगलों की बात की थी, कांगो के जंगलों की बात की थी, जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मौजूद हैं, वर्षा वन मौजूद हैं, और धीरे धीरे ये जंगलात कटते जा रहे हैं। हमने कारण की चर्चा की थी, लोग वहाँ की जनजातियाँ कृतन व दहन कृषि करती हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती हैं, स्थानांतरित कृषि करती हैं, कुछ समय तक उस स्थान पर खेती करती हैं, उसके उपरांत वहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती हैं। और साथ के साथ आधुनिकता के भी कई ऐसे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं जिससे जंगलात खत्म होते जा रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर, विकास की गतिविधियों के जैविक विविधता वाले गतिविधियों से जैविक विविधता वाले वन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण कर्तन एवं दहन की पद्धति में अमेजन के किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि क्या करते हैं? साफ करते हैं, और फिर इनको जलाया जाता है। तो ये एक तरीका बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि जंगलों को कई वर्षों से तैयार होते हैं और जहां कुछ घंटों में उनका सफाया कर दिया जाता है। तो एक विचारणीय प्रश्न है। अगला सवाल देखते हैं, मानचित्र कौशल। मानचित्र का हमेशा बच्चों याद रखो, कभी इसको अधूरा नहीं छोड़ना है। मानचित्र को अध्ययन करने के लिए बारीकी से कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे जो भी उसमें अंकित किया जा रहा है, जैसे नदियों को दिखाया जा रहा है तो नीले रंग से दिखाइए, पर्वतों को दिखाया जा रहा है भूरे रंग का इस्तेमाल कीजिए, मरुस्थल को पीले रंग से अंकित कीजिए, जलाशय हैं नीले रंग से दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से, और हर चीज़ को निरूपित या अंकित करने का एक सही तरीका होता है। दिशाओं का ज्ञान रखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं हैं, और विस्तार से इनके ऊपर और बातचीत हम और करेंगे। मानचित्र पर भी एक वीडियो और तैयार करेंगे। देखते हैं, ये आपके सवालों में ही दिया गया है मानचित्र कौशल। सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम से मुहाने तक उनको दर्शाना है। यानी कि 2 नदियों की हमने विशेष चर्चा की थी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। हमने वीडियो में ये भी चर्चा की थी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है उत्तराखंड में। आप ये देखेंगे गंगा नदी है जो गंगोत्री से जगह है
गंगोत्री से निकलती है कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है कौन सी? गंगा नदी। क्लियर? और फिर पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हमने बताई थी, यहां पर मानसरोवर झील, झील का नाम है मानसरोवर झील, जहां से उद्गम स्थल होता है किसका? ब्रह्मपुत्र रिवर का, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से। तो आप इसको भली भांति देख सकते हैं, यहां से गंगोत्री से उद्गम स्थल हुआ है गंगा का, और आप नीले रंग से इस्तेमाल करेंगे, इसको नीले रंग से, हल्के नीले रंग से प्रदर्शित करेंगे। आप ये देखिए नीले रंग से ये दिखाया जा रहा है, और नीले रंग से आप इसको दिखा सकते हैं जहां से इसका उद्गम स्थल और किस तरीके से इसकी यात्रा हो रही है। इसी तरीके से मानसरोवर झील है, पर वो तिब्बत से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। आप ये देख रहे हैं, ये इसका बहाव क्षेत्र दिखाया गया है, और अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानी जाती है, ये दिहांग के नाम से, और दिहांग से फिर असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी आपको दर्शाना है। महत्वपूर्ण सहायक नदियां हम और दर्शाएंगे, जैसे मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले गंगा नदी की सहायक नदियों में हमने चर्चा की थी। आप नेपाल की दिशा से देखेंगे तो नेपाल की तरफ से कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, नेपाल की तरफ से आप नोट कर लीजिए। नेपाल की तरफ से आ रही हैं घाघरा है, कोसी है, रामगंगा है, ठीक है। इसी तरीके से गंडक है। ये नदियां कहां से आ रही हैं? ये नेपाल की तरफ से आ रही हैं। ये कहां से? नेपाल की तरफ से। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं, रामगंगा का नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर बात की है इसने ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं। एक नाम हमने दिहांग लिखा है, दूसरा नाम दिहांग है, लोहिती है, मानस है, मानस के नाम से एक अभ्यारण्य भी है। तो ये दिहांग, लोहिती और मानस ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, इन्हें वितरिकाएं भी कहा जाता है। ये प्रदर्शित की गई हैं मानचित्र में। और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नामकरण हो जाता है जमुना, और गंगा का नामकरण हो जाता है पद्मा। समझ गए? अगला सवाल, दक्षिणी अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें और उन देशों को चिन्हित करें जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका का ये मानचित्र आपके सामने है, जिसके अंतर्गत आप ये देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। ये मैं बता रहा हूं, ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, बिल्कुल सीधे 0 डिग्री अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा। कई बार आपसे चर्चा की है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसको, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। क्लियर? ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है। अब आप यहां देखिए, सवाल पूछा गया है कि जहां से उन देशों को हमें बताना है, खोज निकालना है, चिन्हित करना है जहां से ये गुजर रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इक्वेडोर। कौन सा है? इक्वेडोर। इक्वेडोर, इक्वेडोर से गुजर रही है। उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया से गुजर रही है, क्योंकि कोलंबिया का दक्षिणी भाग जो है वो भूमध्य रेखा से होता हुआ गुजर रहा है। आप ये देख रहे हैं। इसी तरीके से ब्राजील, ब्राजील जो है बड़े देशों में इसका नाम आता है ब्राजील का, ब्राजील से गुजर रही है। तो आपने देखा इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, ये प्रमुख देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है। अगला सवाल देखते हैं।
आओ खेलें, कुछ मिलकर रोचक कार्य करेंगे जिनसे इन क्रियाकलापों को पूरा करने के उपरांत कुछ ना कुछ हमें जानकारी जरूर महत्वपूर्ण मिलती है, जो कि इस पाठ के अंतर्गत संरक्षण से संबंधित जानकारी को मुहैया करवाया गया है, जिसको हम करके सीखते हैं। आइए, क्या करना है हमें? एक दीवार पर भारत के आकर्षक स्थानों के चित्रों को दर्शाइए। पर्वतीय भूदृश्य, समुद्री तटों, वन्यजीव स्थलों, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को दर्शाने के लिए आप अपनी कक्षा को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। तो एक बहुत रोचक आपके लिए गृह कार्य है। जैसा हमने गत वीडियो में भी देखा था, आप कोलाज बना सकते हैं और इन चित्रों को संकलित कर सकते हैं। चित्रों के बारे में ब्यौरा दोनों वीडियोस में दिया गया है, जिसको अब बारी बारी से आप देख सकते हैं और इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे इसके बारे में। अगला सवाल, प्रश्न 7, क्रियाकलाप निम्नलिखित सामग्री एकत्र करें। यह देखें कि किस प्रकार पेड़ों का विनाश मृदा को प्रभावित करता है। ये भी क्रियाकलाप संरक्षण से संबंधित है। जहां पिछले वाले में हम वन्य जीव जंतुओं के बारे में एक कोलाज बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर मृदा का क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन किस तरीके से हो रहा है, उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से करके सीखेंगे। कुछ चीज़ें जो घर पर उपलब्ध हैं उन्हीं को हमें संकलित करना है और इस क्रिया को संपादित यानी कि पूरा करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले सामग्रियां क्या क्या लेनी है आपको? 3 छोटे गमले या डब्बे ले लें, या फिर आपके कोल्ड ड्रिंक का डब्बा जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, बोतल ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है, तली में उसके क्या कर दें? एक छेद करें। आपने देखा है गमला आपने लगाया, गमले के नीचे क्या करते हैं हम सुराख कर देते हैं, जिससे कि अतिरिक्त जल होता है वो नीचे से मिट्टी से निकल के नीचे से आ जाता है। तो वो ऐसा ही हमें करना है। एक बड़ा डब्बा ले, यह पानी छिड़कने का कार्य करेगा। तो पानी छिड़कने के लिए भी हमें एक लेना है, तो उसी का ये बनाना है। 12 सिक्के या बोतल के ढक्कन ले लो आप। और सबसे ज़रूरी मिट्टी ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी के संरक्षण के बारे में ही काम कर रहे हैं। उसका क्षरण कैसे हो रहा है, नुकसान कैसे हो रहा है, उसी के बारे में सीखेंगे। आगे देखते हैं क्या चरणों में क्या करना है। 3 छोटे डब्बे या गमले लीजिए, आसानी से उपलब्ध होंगे। उन्हें ऊपर तक मिट्टी से भर दें। डब्बों को भर दिया, डिब्बे के मुंह के बराबर मिट्टी को दबाएं, मतलब डिब्बे का जहाँ तक मुंह वहाँ तक मिट्टी को उसको दबा दें। अब प्रत्येक डब्बे की मिट्टी पर 4 सिक्के या बोतल के ढक्कन रख दें। कहाँ रखना है आपको? डिब्बे की मिट्टी पर सिक्के रख दें, कुछ कुछ जगह पर ढक्कन या सिक्के। इसके बाद क्या करना है? इसके पश्चात आपको क्या करना है? छेद किए हुए जो बड़ा डब्बा था वो डब्बे से पानी का क्या करना है? छिड़काव करना है उसमें। अब आप छिड़काव जब करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पर सिक्के रखे हुए हैं या डब्बा ढक्कन रखा हुआ है, उन स्थानों पर मिट्टी कटकर नहीं निकलेगी। हम ये मान सकते हैं कि वो सिक्के या ढक्कन वनस्पति को प्रतीत हैं या वनस्पति को इंगित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि उसकी जगह वनस्पति होती, पेड़ पौधे होते। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं? मृदा को बांध कर रखते हैं, मृदा का अपरदन होने से बचाते हैं। तो यही इस क्रियाकलाप का मूल उद्देश्य है। तो देखिए, आप अपने बगीचे से पानी छिड़कने वाला डब्बा भी ले सकते हैं। अब तीनों डब्बों पर पानी का छिड़काव करें। पहले डिब्बे पर धीमे से छिड़काव करें ताकि मिट्टी छलककर बाहर न आ जाए, और दूसरे पर पहले केन से अधिक पानी छिड़कें। तीसरे डब्बे पर छिड़काव और तेजी से करें। आप देखेंगे कि असुरक्षित मिट्टी बाहर निकल रही है। जब वर्षा तेज होती है, तो ये इसका निचोड़ है कि वर्षा जब बच्चों तेज होती है तो उस समय क्या होता है? अधिक मात्रा में मिट्टी बहकर बाहर निकलती है। आपने देखा होगा खेत खलिहानों में अगर वहाँ वनस्पति नहीं होती है, फसलें नहीं उगाई हो, तो कटाव बाहर निकल आता है और पानी के साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। जबकि पहले डब्बे में सबसे कम मात्रा में मिट्टी बाहर निकली, क्योंकि उसमें कम गति से आपने छिड़काव किया था।
ढक्कन पेड़ों के आवरण को दर्शाता है। हमने आपसे बात की थी। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी से वनस्पति संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो मिट्टी की परत भी शीघ्रता से क्या हो जाएगी बच्चों? विलुप्त हो जाएगी। तो ये क्रियाकलाप करने में आनंद आया। इसी तरीके से निरंतर वीडियो देखते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।